अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर न्यूट्रिशन 8 है, न्यूट्रिशन 9th। इसमें हमारा टॉपिक था मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। आज हमने स्टडी करना है इसमें कि विटामिन्स के बारे में हमने देखना है। विटामिन्स के साथ हम देखेंगे मिनरल्स को। मिनरल्स क्या होते हैं और विटामिन्स क्या होते हैं, ये भी मेजर कंपोनेंट्स में इंक्लूड हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन जब हम देखते हैं उसमें 5 चीज़ें हम स्टडी करते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और इसके साथ लास्ट वाली जो चीज़ है वो है विटामिन्स। हमने 3 चीज़ें स्टडी कर ली थी। अब हमने 4th जो चीज़ है मिनरल, उसको स्टडी करना है। मिनरल भी हमारे पास ह्यूमन न्यूट्रिशन में मेजर कंपोनेंट के तौर पर रोल प्ले करती है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मिनरल्स। मिनरल्स क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। हमने उसमें देखा लिपिड्स कैसे बनते हैं, प्रोटीन कैसे बनते हैं, इनका रोल क्या है, एनर्जी कितनी हमें मिलती है। इसी तरह मिनरल्स भी हमारे पास न्यूट्रिशन का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि मिनरल्स क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं कि मिनरल जो है, जो मैं वर्ड बोल रही हूँ मिनरल, इसका मतलब ये है कि ये है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। मिनरल क्या चीज़ है? ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि इसमें हमने जो लास्ट टाइम हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स के भी बारे में हमने कहा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लिपिड्स के भी बारे में हमने कहा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हमने कहा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये इनऑर्गेनिक है, मतलब इसके अंदर क्या जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं वो नहीं होंगे। अब इसमें क्या चीज़ है कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें अर्थ में से मिलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हम ये कहते हैं कि द एलिमेंट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अर्थ एंड दैट कैन नॉट बी मेड बाय ह्यूमन बॉडी। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें अर्थ से मिलते हैं। हमारी बॉडी, ह्यूमंस की जो बॉडी है वो इन एलिमेंट्स को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। ये इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या है कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अर्थ and they cannot be made by human body। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बनाने के लिए, उनकी फार्मेशन के लिए बहुत रोल प्ले करते हैं। अब कौन से स्ट्रक्चर के लिए? हमारी नर्व्स की फार्मेशन के लिए, हमारे मसल्स के लिए ये जो मिनरल एलिमेंट्स हैं ये एसेंशियल है। अब यहाँ पे मिनरल एलिमेंट्स जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके अगर हम एग्जांपल देखें तो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। एक कैल्शियम को स्टडी करेंगे, कैल्शियम एक मिनरल एलिमेंट है। दूसरा हम स्टडी करते हैं इसमें आयरन को। 2 मिनरल एलिमेंट यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। हम 2 को स्टडी करेंगे, हमें बाकी का भी रोल पता चल जाएगा कि बाकी किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैल्शियम क्यों इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि कैल्शियम इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि हमारे कैल्शियम जो है वो हमारी बोन की फार्मेशन के लिए, हमारे टीथ की फार्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। हमारी अगर कैल्शियम नहीं होगा, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बोन्स जो हैं, हमारी जो हड्डियां हैं वो बहुत वीक होती हैं। अगर कोई बच्चा है, अगर हम उसको कहते हैं कि ये उसकी वो गिर जाए और उसकी हड्डी फ़ौरन से टूट जाए तो हम कहते हैं कि इसके अंदर कैल्शियम की कमी है, इसकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। मतलब क्या है कि बोन्स की फार्मेशन के लिए, बोन्स को स्ट्रेंथ की देने के लिए कौन सी चीज़ एसेंशियल है हमारे पास कैल्शियम है। और कैल्शियम क्या है? कैल्शियम हमारे पास मिनरल एलिमेंट है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि कैल्शियम जो है वो क्या करता है? बोन्स की फार्मेशन के लिए हेल्प देता है, बोन्स के लिए और टीथ के लिए एसेंशियल है कैल्शियम। ये क्या करता है? इन दोनों को प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट है कि अगर हमें ये कैल्शियम ना मिले, कैल्शियम क्या करता है? पहले हम ये देख लेते हैं। कैल्शियम हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ हार्ट मसल्स एंड कहाँ से कैल्शियम ले सकते हैं? एग से ले सकते हैं। वेजिटेबल्स के अंदर कैल्शियम होता है, लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं उनके अंदर कैल्शियम होता है। अगर कैल्शियम के अंदर, हम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाए
डेफिशिएंसी मतलब अगर कैल्शियम कम हो जाए बॉडी के अंदर तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हमें बोन्स की वीकनेस हो जाएगी, वीकनेस ऑफ बोन्स, मतलब हमारी हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगी। हमें अगर थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो हमारी हड्डी टूट जाएगी। तो इसका मतलब है कि बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कौन सा मिनरल एलिमेंट, कैल्शियम। कैल्शियम इसलिए हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन। आयरन का अगर हम देखें तो आयरन भी हमारे पास क्या है, मिनरल एलिमेंट है। आयरन क्या करता है, अगर हम इसको बॉडी के अंदर, जैसे हमने कैल्शियम का देखा, कैल्शियम कहाँ पे है, हमारी हड्डियों में, हमारे टीथ के अंदर कैल्शियम है, वहाँ पे रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आयरन का अगर हम देखें तो आयरन पार्ट है हीमोग्लोबिन का। सिंस ये हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन कहाँ पे होती है, इस प्रोटीन का क्या काम है, ये हमारे ब्लड के अंदर है और इसका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। ह्यूमंस के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो किस वजह से करते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से। इस हीमोग्लोबिन के साथ जो इसका एसेंशियल पार्ट है वो है आयरन। अब क्या होता है, अब अगर हम कह रहे हैं कि आयरन जो है वो पार्ट है हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन कहाँ पे है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। तो इसलिए हम कह सकते हैं आयरन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब ये आयरन हमें कहाँ से मिलेगा, आयरन हमें मिलता है फ्रूट से, लीफी वेजिटेबल से, स्पाइनस के अंदर आयरन होता है। अब इसी आयरन का अगर हम कहें, मैं आपको कहती हूँ कि आयरन आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए आयरन की, तो आप मुझे बताएं कि आयरन की वजह से क्या होगा। ऑब्वियसली अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन के साथ आयरन नहीं होगा। जब आयरन हीमोग्लोबिन के साथ नहीं होगा तो मतलब क्या है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स की फार्मेशन नहीं होगी। अगर रेड ब्लड सेल्स की फार्मेशन नहीं होगी तो आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे। तो मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं तो आपको एक सीरियस डिजीज़ हो सकता है जिसका नाम है अनीमिया। आपको एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, जो कौन सा प्रॉब्लम है, अनीमिया का प्रॉब्लम है। और अनीमिया किस वजह से होता है, अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब इस अनीमिया के अंदर क्या होता है कि अनीमिया की वजह से जो हमारा रेड ब्लड सेल्स हैं उनका नंबर कम हो जाता है और इस कंडीशन में ब्लड प्रॉपरली हमारी बॉडी में नहीं जाता, ब्लड कम हो जाता है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें नॉर्मल ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होती और हमें एक प्रॉब्लम हो जाता है जिसका नाम है अनीमिया। तो हमने यहाँ पे देखा मिनरल्स को, मिनरल्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं, आज से हमारी बॉडी उनको प्रिपेयर नहीं कर सकती। हमने यहाँ पे दो मिनरल एलिमेंट्स देखे हैं, एक है कैल्शियम, दूसरा है आयरन। कैल्शियम में हमने देखा कैल्शियम बहुत बोन और टीथ फार्मेशन में हेल्प देता है, हमारे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट हमने आयरन को देखा है, आयरन हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है। अगर इसमें आयरन डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें प्रॉब्लम होता है जिसको हम कहते हैं अनीमिया। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स देखते हैं विटामिन्स। विटामिन 5th पॉइंट है मेजर कंपोनेंट का। जैसे हमने स्टडी किया था प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, और आज हम स्टडी कर रहे हैं मिनरल्स को। इसी तरह विटामिन्स को अगर हम देखें, विटामिन्स क्या चीज़ें हैं, तो इसमें हम कहते हैं कि विटामिन भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विटामिन्स। अगर हम इनको देखें विटामिन्स क्या चीज़ें हैं, हम इनकी केमिस्ट्री को देखें तो हम कहते हैं विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, लिपिड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि विटामिन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब विटामिन जैसे हम कहते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, हमने ये कहा कि हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन भी ज़रूरी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी हैं, लिपिड भी ज़रूरी हैं, हमारे लिए मिनरल्स भी ज़रूरी हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स भी ज़रूरी हैं। अब क्या होगा कि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं, लेकिन हमें विटामिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते। विटामिन स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन होगा तो हमारे लिए एसेंशियल होगा, थोड़ी अमाउंट में भी विटामिन हो तो इसकी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके पास हमारे दो ग्रुप्स आ जाते हैं विटामिन के। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास दो ग्रुप्स आते हैं विटामिन्स के। एक होता है विटामिन जिसको आप कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, और दूसरा जो ग्रुप है उसको हम नाम देते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स।
वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं इनके अगर हम देखें एग्जांपल, तो हम कहते हैं कि इसमें जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं इसमें आ जाते हैं विटामिन ए, डी, के एंड ई। ए, डी, ई एंड की, ये जो विटामिन हैं ये क्या हैं, ये हमारे पास फैट सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। वाटर सॉल्युबल का क्या मतलब है कि ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं। जो फैट सॉल्युबल है उसका मतलब है कि ये फैट्स के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास, विटामिन बी एंड विटामिन सी। फ्रेंड्स, आप अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप बुक पे देखें कि आपके पास एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में हमारे पास सारे विटामिन के बारे में लिखा हुआ है, उनकी हम विटामिन के नाम लिखे हुए हैं, उनके पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अगर हमें वो किस लिए उनका रोल लिखा हुआ है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स लिखे हुए हैं, और उनका नेक्स्ट रोल लिखा हुआ है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स लिखे हुए हैं कि उनकी वजह से कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं अगर बॉडी के अंदर विटामिन नहीं होंगे, तो आप वो चेक कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन का में हमने सबसे पहले देखा है मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन। इसी में अब दूसरा स्टेप है, एक चीज़ है हमारे पास मेजर कंपोनेंट के, ये ह्यूमन न्यूट्रिशन जो हम स्टडी कर रहे हैं ना, इसी के ये पॉइंट्स हैं आगे कि इसमें एक चीज़ आ जाती है मेजर कंपोनेंट्स, दूसरी चीज़ है हमारे पास अब यहाँ पे वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स कि जिस तरह हमारे पास हमने कहा कि मेजर कंपोनेंट्स हैं, इसी तरह हमारे पास वाटर भी एसेंशियल है और हमारे पास डाइटरी फाइबर भी ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले वाटर और डाइटरी फाइबर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ह्यूमन न्यूट्रिशन में, वाटर और डाइटरी फाइबर। ये बहुत रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि वाटर कैसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखें वाटर को तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि वाटर सबसे एसेंशियल चीज़ है यूनिवर्स में। अब किस तरह ये एसेंशियल है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी को या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को देखें तो हम ये कहते हैं कि उसकी बॉडी में मोर देन 90% जो हम कहते हैं फ्लूइड है या जो ब्लड है वो किस चीज़ की वजह से होता है, उसके अंदर कौन सी चीज़ है, वाटर है। कि अगर हम ह्यूमन के ब्लड की बात करें, सबसे पहले अगर हम ब्लड की एग्जांपल लेते हैं तो ब्लड के अंदर जो 90% पोर्शन होता है वो किसका होता है, वाटर का। हमारे ब्लड के अंदर जो 90% पोर्शन है वो किस चीज़ का है, ब्लड का। हमारे जो बॉडी वेट होता है उसमें हाफ से ज़्यादा जो वेट है वो किस चीज़ का है, वाटर का वेट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वाटर हमारे लिए क्यों एसेंशियल है। ये वाटर प्रोवाइड करता है प्लेस, किस चीज़ के लिए, रिएक्शन के लिए। जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है वो सारे का सारा कहाँ पे होता है, वो वाटर के अंदर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिएक्शंस के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन में वाटर को लेंगे तो ही हम आगे रिएक्शंस करवा सकते हैं ना। नेक्स्ट है हमारे पास कि अब ये जो हम कहते हैं कि वाटर कैसे इम्पॉर्टेंट है, हम ये कहते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट भी करवा सकता है। अब वाटर 90% पार्ट है ब्लड का, तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प देगा ना। जितने भी हमारे पास एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे वाटर के अंदर डिज़ोल्व हों, नेक्स्ट उस वाटर की वजह से हम पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं, वाटर का एक और रोल है कि वाटर क्या करता है, रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है कि हम कहते हैं कि वाटर की वजह से हीट, जो सेलुलर रिएक्शंस की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है वाटर के अंदर। नेक्स्ट वो बॉडी क्या करती है कि अगर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो क्या होगा, स्वेटनिंग होगी, वे पसीना आएगा, पसीने की वजह से वाटर एवेपोरेट हो जाएगा। जब एवेपोरेट हो जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर पीछे रेगुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास के जो एवरेज, हमारे पास जो अडल्ट है, हमें कितना पानी चाहिए होता है डेली का, जो एवरेज अडल्ट होता है हमारे पास उसको दिन में 2 लीटर वाटर जो है वो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि वाटर लॉस्ट कैसे करते हैं। हम बॉडी के अंदर वाटर लेके जा रहे हैं, उसका काम है, वाटर ने अपना काम कर लिया, उसने एक्टिविटी परफॉर्म कर ली। अब जो एसेंशियल वाटर है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर है, वो हम कैसे रिमूव करेंगे। हम वाटर लॉस करते हैं बाय स्किन,
जो हम स्वेटनिंग करते हैं, स्किन की वजह से रिमूव करते हैं, किडनीज़ की वजह से वाटर रिमूव हो जाता है, हम एक्सक्रीशन करते हैं वहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। अब ये क्या है कि अगर हमारी बॉडी से हम एक लिमिट में वाटर को रिमूव कर सकते हैं। अब अगर हम वाटर रिमूव कर रहे हैं, यही वाटर हम अगर एक्सेस पे रिमूव कर देते हैं, बॉडी से एक लिमिट से ज़्यादा रिमूव कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमें 2 लीटर वाटर चाहिए था बॉडी की नीड्स के लिए, अगर हमने 2 में से 1.5 जो लीटर वाटर है वो हमने बॉडी से रिमूव कर दिया है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक कंडीशन होगी जिसको आप कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर डेफिशिएंसी हो जाएगी। वाटर डेफिशिएंसी का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। जब पानी की कमी हो जाएगी, वाटर डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसको आप कहते हैं ये डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, अब स्टूडेंट्स हमने पहले ही कहा कि वाटर एसेंशियल है, ब्लड का पार्ट है, 90% तक ब्लड के अंदर वाटर होता है, हमारे रिएक्शंस के लिए एसेंशियल है, क्योंकि रिएक्शन के वाटर होगा तो रिएक्शंस होंगे। अब हमें पता है कि जब वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डायरेक्ट इफेक्ट इन चीज़ों पे पड़ेगा ना। जब हमारे पास वाटर नहीं है तो हमारी सेलुलर एक्टिविटी नहीं हो सकती, मतलब हमारे केमिकल रिएक्शंस नहीं हो सकते। जब केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो सेल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वाटर न्यूट्रिशन का एसेंशियल पॉइंट है। यहाँ से आपको समझ आ गई कि वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, वाटर कंपोनेंट है हमारी न्यूट्रिशन का। अगर हम वाटर नहीं लेंगे तो हम अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है डाइटरी फाइबर। इसी का जो सेकंड पॉइंट है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, हम लेते हैं अपनी डाइट, ठीक है। हम अब देखते हैं न्यूट्रिशन में डाइटरी फाइबर क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, हम देते हैं न्यूट्रिशन में डाइटरी फाइबर्स कैसे लेते हैं कि ह्यूमंस के अंदर हम फर्ज करें हम ले रहे हैं वेजिटेबल्स, ठीक है। हम कौन सी चीज़ ले रहे हैं अपनी डाइट में, वेजिटेबल्स ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट करें हम स्पाइनच ले रहे हैं या हम कुछ और ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं। अब आपको पता है कि ये जो आप वेजिटेबल्स लेते हैं या जो आप फ्रूट लेते हैं, इसके अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, इसके अंदर है सेल वॉल। और सेल वॉल का जो मेजर कंपोनेंट है, सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज एक केमिकल है, एक कंपोनेंट है जिसकी वजह से सेल वॉल बनी होती है। अब यहाँ से आपने बात गौर से सुननी है कि क्या होता है कि जो ह्यूमंस हैं, हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, एंजाइम्स। हमारी बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। एंजाइम ही रिएक्शंस करवा रहे हैं ना, एंजाइम ही रेगुलेटरी करवाते हैं रिएक्शंस की। अब यहाँ पे क्या है, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर सेलुलोज की डाइजेशन के लिए एंजाइम नहीं होता, जिसको आप कहते हैं सेलुलेज। हमारी बॉडी के अंदर ये एंजाइम एब्सेंट होता है, जो क्या करता है, इस एंजाइम का क्या काम है, ये जो सेलुलोज है, सेलुलेज है, इसका काम है, इसने इस सेलुलोज की ब्रेक डाउन करवानी है। अब जब हमारी बॉडी के अंदर ये एंजाइम एब्सेंट है तो इसका मतलब जो हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं या जो हम फ्रूट्स ले रहे हैं, उसके अंदर जितना भी ये सेल वॉल का कंपोनेंट है, ये सेलुलोज का पोर्शन है, ये सारे का सारा अनडाइजेस्टेड रहेगा। अब डाइटरी फाइबर की डेफिनेशन यहाँ से आपने गौर से सुननी है कि दिस अनडाइजेस्टेड पोर्शन इज कॉल्ड, इसको आप कहते हैं डाइटरी फाइबर। अनडाइजेस्टेड पोर्शन कौन सा हुआ, ये जो सेलुलोज है, ये जो सेल वॉल वाला पोर्शन है, इसको आप क्या कहते हैं, अगर आप इसकी डेफिनेशन करते हैं डाइटरी फाइबर की तो आप कहते हैं इनडाइजेस्टिबल पोर्शन, पार्ट ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइटरी फाइबर। अब इसमें एग्जांपल आप सुने, हम खाते हैं टमाटर, ठीक है, टमाटो। अब क्या होता है कि जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, जो बाहर वाला छिलका होता है, वो डाइजेस्टिबल नहीं होता, उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वो क्यों डाइजेस्टिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज की ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम ही नहीं है, एंजाइम ही एब्सेंट है, तो वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो जो पोर्शन है वो क्या है, इनडाइजेस्टिबल पोर्शन है, और वही चीज़ क्या है, हमारे पास डाइटरी फाइबर है।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस डाइटरी फाइबर का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर। ये डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं हमारी फूड का, अगर हम फूड का पैसेज वे अगर हम देखें, हम माउथ से एंट्री करवाते हैं, जो गट वाला पोर्शन है, इसोफेगस है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये एक पूरा पैसेज वे है, इसमें स्पीड अप कर देता है कि फूड जो है वो रेडीली वहाँ से मूव अप करती है। नेक्स्ट क्या करता है कि इन्हीं डाइटरी फाइबर की वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन जो रिस्क होता है, जो कॉन्स्टिपेशन जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का जो रेट है उसको रिड्यूस कर देता है। कौन सी चीज़, ये जो आपके पास डाइटरी फाइबर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि इसकी वजह से, डाइटरी फाइबर की वजह से आपको कॉलन का कैंसर नहीं होता। कॉलन क्या चीज़ है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जिसको आप कहते हैं कॉलन। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आप अपनी डाइट में डाइटरी फाइबर्स को लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, यही जो डाइटरी फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो अनडाइजेस्टिबल पोर्शन है ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं एक चीज़ को जिसको आप कहते हैं, ये क्या है, कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल क्या होता है, कोलेस्ट्रोल लिपिड्स के एक टाइप है, ये इसको क्या करते हैं, ये इसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं जो आपके पास डाइटरी फाइबर होते हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रोल एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब है कोलेस्ट्रोल आपकी बॉडी के अंदर कम हो रहा है। मतलब कोलेस्ट्रोल क्या चीज़ है, लिपिड, फैट्स, आपकी बॉडी के अंदर फैट्स कम हो रहे हैं। अगर ये फैट्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएँ तो क्या होता है, ब्लड वेसल्स ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स जब ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी तो यकीनन आपको क्या होगा, हार्ट प्रॉब्लम होगा। इस वजह से आप कह सकते हैं कि डाइटरी फाइबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। नेक्स्ट है हमारे पास जो अगली चीज़ है वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या चीज़ है कि आप ये जो चीज़ें ले रहे हैं, मेजर कंपोनेंट आपने देखे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, और अब आपने देखा वाटर एंड डाइटरी फाइबर। इनका एक प्रॉपर अमाउंट में आप अगर लेंगे इनको बॉडी के अंदर तो इसको आप कहते हैं, ये आपके पास क्या चीज़ है, बैलेंस डाइट। स्टूडेंट्स, हर चीज़ में बैलेंस होना नेसेसरी है। अगर आप डाइट में भी बैलेंस नहीं लेके आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसमें आप देखते हैं बैलेंस डाइट क्या चीज़ है। ऐसी डाइट लें, इसकी अगर आप डेफिनेशन करते हैं तो आप कहते हैं कि डाइट विच प्रोवाइड ऑल दी नेसेसरी कंपोनेंट्स। नेसेसरी कंपोनेंट कौन से हैं, मेजर कंपोनेंट्स जो आपने पढ़े हैं कौन कौन से, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन। आपकी बॉडी के अंदर जो आप न्यूट्रिशन लेके जा रहे हैं, जो आप डाइट ले रहे हैं, उसके अंदर बैलेंस डाइट कब होगी, वो जब उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। कंपोनेंट्स कौन से हैं ये आपने पहले स्टडी डाली है। कंपोनेंट्स होने चाहिए, नेक्स्ट उसके अंदर कौन सी चीज़ होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, डाइटरी फाइबर होने चाहिए। ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए, डाइटरी फाइबर्स होने चाहिए और ये प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। इसको आप कहते हैं कि ये क्या है आपके पास, बैलेंस डाइट। अगर ये बैलेंस होगी डाइट तो आपको एनर्जी मिलेगी इसकी वजह से। तो मतलब बैलेंस डाइट क्या प्रोवाइड करती है, आपकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करती है। अब अगर आप देखें हर एज में, हर ह्यूमन बीइंग में जो आपका बैलेंस डाइट का एक सिस्टम है ये अलग होता है। हर चीज़ की अपनी डिमांड है एनर्जी की, कि अगर आप इसमें रिलेशंस देखें तो हम यहाँ पे 3 रिलेशन देखते हैं कि डाइट विद एज, रिलेशन विद एज, कि एज के हिसाब से डाइट कितनी चाहिए होती है वो भी वेरी कर रही होती है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जेंडर के हिसाब से, और नेक्स्ट लास्ट पे हम देखते हैं इसमें कौन सी चीज़ है, एक्टिविटी। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि डाइट विद रेफरेंस टू एज, कि एज के हिसाब से कितनी डाइट हमें चाहिए होती है। एज के हिसाब से डाइट में डिफरेंस आता है या नहीं आता। तो इसमें आप सबसे पहले देखें कि एज के हिसाब से जो डाइट है उसमें डिफरेंस मस्ट आता है। कैसे डिफरेंस आता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो डिमांड है एनर्जी की वो कितनी है, और जो बड़े लोग हैं उनकी एनर्जी की डिमांड कितनी है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। कैसे रिक्वायरमेंट है कि अगर हम उनकी कैल्शियम की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, तो उनको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, उनकी हड्डियाँ अभी नाजुक सी हैं। उनकी फार्मेशन के लिए, बोन्स को स्ट्रेंथ के लिए हमें कैल्शियम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो बच्चों के अंदर, जो छोटे बच्चे हैं उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर्स या यंगर्स। इसमें हम कहते हैं कि अगर हम कैल्शियम की और आयरन की बात करते हैं तो इसमें बच्चों के अंदर कैल्शियम और आयरन जो है वो एसेंशियल है। उसके अंदर हम कह सकते हैं कि बड़ों के अंदर आयरन कम चाहिए या कैल्शियम कम चाहिए, बच्चों के अंदर इसमें ज़्यादा कैल्शियम चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगली चीज़ अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है जेंडर। इसमें कॉमन सी एग्जांपल हम देखते हैं कि
जो मेल हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो ज़्यादा खाना खाते हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो कम खाना खाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो मेल हैं वो फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उनके अंदर, इस वजह से उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जेंडर के हिसाब से भी डाइट के अंदर डिफरेंस आता है कि जो मेल हैं वो ज़्यादा खाना खाते हैं, जो फीमेल्स हैं वो कम खाना खाती हैं। इसमें जो लास्ट चीज़ है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी में हम क्या कहते हैं कि जो हमारा लाइफस्टाइल है उस हिसाब से भी डाइट का जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आराम पसंद हैं, जिनका हम कह सकते हैं कि जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कि जो आराम पसंद हैं, जो बिल्कुल हिलना जुलना पसंद नहीं करते, जो काम करना पसंद नहीं करते, उनकी डाइट की रिक्वायरमेंट जो है, उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर्स वो कम होगी। उनको ज़्यादा खाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एनर्जी उनको ज़्यादा चाहिए नहीं होगी। अब अगर देखें कि उसके बाद सेडेंटरी के बाद अगर हम देखें मॉडरेट लाइफस्टाइल, जिसमें कुछ लोग जो थोड़ा बहुत काम करते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट उनकी सेडेंटरी से उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसके बाद जो लास्ट वाली चीज़ है वो है एक्टिव लाइफस्टाइल। एक्टिव लाइफस्टाइल कौन सा आ जाता है? इसमें आप एग्जांपल ले लें कि जो हमारे पास मज़दूर तबका होता है उसमें देखें वो काम ज़्यादा करते हैं। जब काम ज़्यादा करते हैं तो इसका मतलब उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो डाइट ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एज के हिसाब से भी डाइट वेरी कर रही होती है, जेंडर के हिसाब से भी वेरी कर रही होती है, और एक्टिविटी के हिसाब से भी डाइट वेरी कर रही होती है। हर बंदे की जो डाइट की रिक्वायरमेंट है वो सेम नहीं होती। स्टूडेंट्स, आज हमने देखा इसमें कि यहाँ पे मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन, उसमें हमने देखा वाटर और उसके साथ डाइटरी फाइबर, और देन हमने देखा इसमें बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट में हमने देखा इसमें एज के हिसाब से डिफरेंस, जेंडर के हिसाब से डिफरेंस और एक्टिविटी के हिसाब से डिफरेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो होगा मेल न्यूट्रिशन। ओके, अल्लाह हाफिज़।